पिछली क्लासेस में हमने बात की ट्रांजैक्शंस के बारे में। हमने समझा ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं। फिर हमने बात की शेड्यूल्स के बारे में। फिर हमने सीरियलाइजेबिलिटी के बारे में बात। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल्स के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल्स को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लासेस को रिकॉल कर लें तो चीजों को समझने में आसानी होगी। तो याद करो, जब हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो हमने देखा था ट्रांजैक्शंस होते क्या है। इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं कि ट्रांजैक्शंस क्या है, तो अगर आप बात करो तो देखो, अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन T1 है और ये आपका T2 ट्रांजैक्शन है, तो T1 ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप देखो तो T1 इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये आपके इंस्ट्रक्शंस है या ऑपरेशंस है? रीड, राइट, रीड बी, राइट बी, ये सब क्या है? इंस्ट्रक्शंस है या ऑपरेशंस है? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन आपको बताऊं तो क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस, या आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शंस आर अ सेट ऑफ ऑपरेशन दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सम लॉजिकल टास्क और used to perform some logical set of operations or logical set of work। तो ट्रांजैक्शन जो है बेटा वो सिंपल कलेक्शन है इंस्ट्रक्शन का, सिंपल कलेक्शन है ऑपरेशंस का, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई लॉजिकल टास्क परफॉर्म करते हो, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स क्या होते हैं? तो अगर आप शेड्यूल के बारे में बात करो तो देखो, ये पर्टिकुलर शेड्यूल है जिसके अंदर दो ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अ शेड्यूल मे कंटेन अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक शेड्यूल के अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इट मे कंटेन सेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो शेड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे ट्रांजैक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। शेड्यूल क्या है? कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन है या मे कंटेन अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर हमने दो शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था बेटा। एक हमने देखा था सीरियल शेड्यूल और एक हमने नॉन सीरियल शेड्यूल, या उसी को हम पैरेलल या कॉन्करेंट शेड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सीरियल शेड्यूल की बात करूं तो सीरियल शेड्यूल जो होता है वहां आपका क्या होता है? वेयर वन ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अनदर ट्रांजेक्शन। जब तक एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं होता है। इट मींस द सीरियल शेड्यूल इज अ टाइप ऑफ शेड्यूल वेयर वन ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली बिफोर स्टार्टिंग अनदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करूं बेटा, तो याद करो हम बात करते थे यूनी प्रोग्रामिंग की, ठीक है। अगर यूनी प्रोग्रामिंग को याद करो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यूनी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या था? या अब अगर आप मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करो, यूनी प्रोग्रामिंग की बात करो, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात करो, तो यूनी प्रोग्रामिंग क्या था? यूनी प्रोग्रामिंग का मतलब ये था, यूनी प्रोग्रामिंग implies that only a single task or a program is in the memory at a particular time। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही आपका जो कहना चाहिए प्रोग्राम होगा, वो क्या कहते हैं, कहना चाहिए उसको सीपीयू मिला हुआ होगा या मेमोरी मिली हुई होगी, ठीक है। और जब तक उसका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक उससे मेमोरी नहीं छीनेगी। यहां भी कुछ ऐसा ही है। यहां जो आपका ट्रांजैक्शन T1 है, अगर उसको एक बार सीपीयू मिल गया तो सीपीयू तब तक T2 को या किसी कहना चाहिए थर्ड ट्रांजैक्शन T3 को तब तक नहीं मिलेगा, तब तक एलोकेट नहीं होगा जब तक कि T1 ट्रांजैक्शन के पूरे इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते हैं। तो यहां पे बात मुझे समझ में आ गई कि यहां क्या है कि जब एक बार सीपीयू T1 को मिल गया तो सीपीयू तभी उससे छिन पाएगा या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग तभी हो पाएगी जब उसके पूरे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है यहां कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी दूसरे ट्रांजेक्शन का, मिडिल में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जब तक वो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन T1 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेगा तब तक दूसरा ट्रांजेक्शन वेट करेगा, T2 वेट करेगा या T3 वेट करेगा, ठीक है। लेकिन देयर इज नॉट एनी रिस्क ऑफ कंसिस्टेंसी, कोई रिस्क नहीं है, कंसिस्टेंसी की कोई रिस्क नहीं है इसमें, ठीक है, बिकॉज कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब बात करते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल्स की। जैसे अगर अब T1 ट्रांजेक्शन है, यहां देखो रीड ए इक्वल टू A-50 एंड राइट ए। अब यहां ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं T1 के। जैसे ये तीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए, अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, T2 को मौका मिल जाता है, देखो, ठीक है। फिर इसके ये 4 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं और उसके बाद फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, T1 को मौका मिल जाता है।
देन इसके 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं और देन T2 को मौका मिल जाता है। इसका मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग वेयर द ऑपरेशंस आर, या आप बोल सकते हो वेयर द ऑपरेशंस ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आर इंटरलीव्ड। अब यहां इंटरफेयर हो रहा है, ठीक है, इन मिडिल इंटरफेयर हो रहा है। एक कैसा है, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं, रिलेट करने की कोशिश करूं, कंपेयर तो गलत वर्ड है, रिलेट अगर मैं करने की कोशिश करूं बेटा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा यहां पास वो क्या है, अगर आप देखो तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा है, मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा बिहेव कर रहा है। आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, एक बार एक को सीपीयू मिलता है, उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर फिर दूसरे को मौका मिल जाता है, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच होकर तीसरे को मौका मिल जाता है, फिर वापस जब उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को फिर से मौका मिलेगा, फिर उसे कुछ उसके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे और ऐसा चलता रहेगा। तो नॉन सीरियल शेड्यूल में इंटर लिविंग हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। मतलब जब T1 एग्जीक्यूट हो रहा था, जब T1 को सीपीयू मिला हुआ था, तो उसके कंप्लीट होने से पहले ही T1 से सीपीयू छिन जाए और फिर T2 को मौका मिल जाए। ऐसा ही फिर T2 के कंप्लीट होने से पहले ही T1 को मौका मिल जाए। तो यहां अब क्या हो रहा है, ऑपरेशंस के बीच में, एक ऑपरेशंस के बीच में दूसरे ट्रांजैक्शन का ऑपरेशन इंटरफेयर कर सकता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ शेड्यूलिंग वेयर द ऑपरेशंस ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन आर इंटरलीव। अब बट ऑब्वियस है, यहाँ कोई राइट ऑपरेशन हो रहा है, इसको कमिट होने से पहले ही कोई रीड कर रहा है, कोई रीड हो रहा है फिर राइट हो रहा है, ठीक है। दिस माइट लीड टू अ राइज इन द कॉनकरेंसी प्रॉब्लम, या कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। गारंटी नहीं है कि हमेशा इनकंसिस्टेंट ही होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहां तक बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। तब जरूरत आई हमें सीरियलाइजेबिलिटी की। हमें जरूरत किसकी पड़ी, सीरियलाइजेबिलिटी। तो अगर मैं सीरियलाइजेबिलिटी को सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो अगर देखो जो सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल हमने पढ़ा, सीरियल शेड्यूल के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, तो सीरियल शेड्यूल में एक मेजर जो एडवांटेज है वो क्या है, कंसिस्टेंसी। मेजर एडवांटेज कंसिस्टेंसी रहेगा। क्यों, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होगा दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बट ऑब्वियस है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, मल्टीपल प्रोग्राम्स को वेट करना पड़ रहा है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन को वेट करना पड़ रहा है, तो सीरियल शेड्यूल से हमारा काम तो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो बात आती है नॉन सीरियल शेड्यूल की। अब नॉन सीरियल शेड्यूल में हमें क्या हो रहा है, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन या मल्टीपल जो प्रोग्राम्स हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। सबको फील हो रहा है सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए ही सीपीयू वेट कर रहा है, सबको सीपीयू मिलेगा, ठीक है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में एक बार में एक ही को सीपीयू मिलता है। लेकिन बट ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट स्विच होके, और कॉन्टेक्स्ट स्विच इतना फ्रिक्वेंटली होता है कि हर प्रोग्राम को ऐसा लगता है कि मुझे सीपीयू मिल रहा है, ठीक है, या मुझे ही सीपीयू मिला हुआ है। तो बट ऑब्वियसली जरूरत मुझे क्या है, नॉन सीरियल शेड्यूल्स की। लेकिन नॉन सीरियल शेड्यूल्स में दिक्कत क्या है कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है, हमेशा जरूरी नहीं है लेकिन आ सकती है। तब बात आई सीरियलाइजेबिलिटी की। अब जो सीरियलाइजेबिलिटी होता है उसमें हम क्या करते हैं, सीरियलाइजेबिलिटी एक्चुअली में नॉन सीरियल शेड्यूल्स के लिए है, बिकॉज हमें जरूरत नॉन सीरियल शेड्यूल्स की है। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं कि नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल बना के एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या नॉन सीरियल शेड्यूल का इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल चाहते हैं जिससे कि डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे। तो सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि सिंपल नॉन सीरियल शेड्यूल का हम जो एग्जीक्यूशन करें वो उसके इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल जैसा करें जिससे कि डेटाबेस कंसिस्टेंट रहे। तो आप ऐसा बोल सकते हो, इफ अ गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल ऑफ n is equivalent to some serial schedule of n transaction, then it is called a serializable schedule. तो serializable schedule का अगर कोई serial equivalent schedule हो जाए तो बट ऑब्वियस है डेटाबेस आपका कंसिस्टेंट रहेगा, बिकॉज आपको चलाने तो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन है, चलाने तो आपको रन तो करने हैं नॉन सीरियल शेड्यूल्स। तो नॉन सीरियल शेड्यूल का अगर इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल अगर हो जाए, ठीक है, हमें मिल जाए, तो बट ऑब्वियस है वो सीरियलाइजेबल कहलाएगा आप, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, सीरियलाइजेबल शेड्यूल बोलेंगे, ठीक है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव of serializability to find non-serial schedules that allow transaction to execute concurrently but without interference and produce a database state that could be produced by a serial execution। मतलब non-serial तो हो लेकिन उसका एक equivalent serial schedule हो जिससे कि database आपका consistent state में रहे। So we can conclude that if a non-serial schedule is correct, if it produces the same result as
some serial execution. So such a schedule that is equivalent to a serial schedule, such a schedule means non-serial schedule that is equivalent to a serial schedule is said to be serializable. तो serializable schedule कौन सा होगा? ऐसा non-serial schedule जिसका serial equivalent schedule possible हो, ठीक है, possible हो, वो आपका serializable होगा, ठीक है। मतलब ऐसे सारे के सारे नॉन सीरियल शेड्यूल जिसका इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल पॉसिबल हो सके, दैट इज कॉल्ड सीरियलाइजेबल और सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ठीक है। यहां तक बात हमें समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सीरियलाइजेबिलिटी के। अगर देखो, इफ टू ट्रांजेक्शन ओनली रीड डेटा आइटम दैट डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर दो ट्रांजेक्शंस हैं, मान लो सपोज दैट अगर मैं बात करूं T1 है और T2 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब ये रीड ए कर रहा है, ठीक है, और दूसरा T2 जो है वो भी रीड कर रहा है, ठीक है, और ये जो है आपका डेटा है या ये वेरिएबल है, तो दोनों सेम वेरिएबल को रीड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। रीड कितने भी, रीड जो ऑपरेशन है वो कितने भी ट्रांजेक्शन एक ही डेटा आइटम को करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इफ टू ट्रांजेक्शन ओनली रीड डेटा आइटम दे डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, ठीक है। मतलब अगर एक वेबसाइट पे हम जाते हैं, या मान लो IRCTC का ऐप है या IRCTC की जो बुकिंग वेबसाइट है, उस पर जाके अगर हम सेम ट्रेन में बुकिंग करते हैं तब तो फर्क पड़ेगा। अगर मैं जाके बस चेक करूं कितनी सीट बची हुई है, अब चेक करने वाले मल्टीपल यूजर्स हो तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो चेक ही कर रहे हो ना, कुछ अपडेट तो नहीं कर रहे हो ना, आपने टिकट बुक तो नहीं किया ना। तो अगर आप सिंपल रीड करते हो और एक ही डेटा आइटम है, सेम डेटा आइटम, मतलब शेयर डेटा आइटम की हम बात कर रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन एक ही डेटा आइटम को रीड कर रहे हैं, तो कितने भी ट्रांजेक्शन एक ही डेटा आइटम को रीड करें, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्शन, ठीक है, एंड द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट इफ टू ट्रांजेक्शन आइदर रीड और राइट कंप्लीटली सेपरेट डेटा आइटम्स, अब सपोज दैट कोई रीड कर रहा है ए को, कोई राइट कर रहा है बी को, ठीक है, फिर कोई रीड कर रहा है सी को, कोई राइट कर रहा है सी को, डी को, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये दोनों ही जो डेटा आइटम्स है वो डिफरेंट है, वेरिएबल डिफरेंट है, they do not conflict and order is not important। तो इस बात को ध्यान रखना। if two transactions either read or write completely different or separate variables, they do not conflict and order is not important। तो यह जो है, अगर रीड और राइट जो आप कर रहे हो, अगर डिफरेंट डेटा आइटम को कर रहे हो तो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होगा। इफ वन ट्रांजेक्शन राइट्स अ डेटा आइटम एंड अनदर रीड्स और राइट द सेम डेटा आइटम, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट और एक कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, ठीक है। अगर एक ही डेटा को आप रीड या राइट कर रहे हो, अलग अलग ट्रांजेक्शन रीड या राइट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है एंड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट। समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट अब हम यहां देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉन कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स कौन से होते हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां रीड ऑफ ए है, एक ट्रांजेक्शन है, और ये मान लो ये T1 ट्रांजेक्शन है और ये आपका T2 ट्रांजेक्शन है। तो एक आपका रीड ए और ये रीड ए, ठीक है, एक ही डेटा या एक ही वेरिएबल को दोनों रीड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कोई भी ट्रांजेक्शन या कहना चाहिए मल्टीपल ट्रांजेक्शन अगर एक ही डेटा को रीड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई आप अपडेशन नहीं कर रहे हो, कोई राइट तो कर नहीं रहे हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? कितने लोग भी रीड कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो रीड ए है, ये आपका नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जो है आपका पेयर कहलाएगा या नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन है, वो ए डेटा को रीड करता है और उसी को दूसरा राइट कर रहा है। अब बट ऑब्वियस है राइट कर रहा है, समझो मेरी बात को, जब भी राइट ऑपरेशन होगा तो पक्का है कि कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। अगर सेम डेटा है, देखो यहां शेयर्ड डेटा है, कॉन्फ्लिक्टिंग तभी होगा जब शेयर डेटा हो। यहां आप रीड किसको कर रहे हो? ए को, और राइट भी किसको कर रहे हो? ए को। तो सेम डेटा को रीड और राइट कर रहे हैं दो ट्रांजेक्शन, तो बट ऑब्वियस है कैसा होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। ये आपका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब आप राइट कर रहे हो पहले और फिर रीड कर रहे हो, सेम डेटा है तो राइट और रीड हो गया, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्टिंग है। फिर राइट है, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। एक ही डेटा को आप राइट करो और दूसरा जो ट्रांजेक्शन है वो उसको फिर से राइट कर रहा है, तो ये जो तीनों ट्रांजेक्शंस आपको दिख गए जिसमें कहीं ना कहीं राइट है, तो रीड ए, राइट ए, राइट ए, रीड ए, राइट ए, राइट ए,
ये सारे के सारे कैसे होंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे, बिकॉज एक ही डेटा आइटम को रीड राइट कर रहे हैं या राइट रीड कर रहे हैं या राइट राइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे बात समझ में आई, इससे मुझे ये समझ में आ गई बात कि अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, अगर आपके पास रीड राइट मिले तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, राइट रीड मिले तो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, राइट राइट मिले तो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर तभी होगा जब ये सेम डेटा को रीड या राइट करें। सपोज दैट ए को ये रीड कर रहे हैं और ए कोई दूसरा ट्रांजेक्शन राइट करे, ए को पहला ट्रांजेक्शन या T1 राइट कर रहा है और ए पे ही रीड हो रहा है, या ए पे दो ट्रांजेक्शन राइट राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर डेटा जो है शेयर्ड है, सेम डेटा है, तो बट ऑब्वियस है रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट कॉन्फ्लिक्टिंग होंगे। यहां कॉमन बात क्या है, हर जगह राइट तो है ही, कम से कम एक राइट है, दो राइट भी होंगे तो कॉन्फ्लिक्टिंग तो होगा ही। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर देखो रीड ए है, रीड बी है, ये दोनों डेटा जो है वो सेपरेट है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी रीड ऑपरेशन है, रीड कितने भी हो तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होता है, तो ये आपके नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए। ये बात मुझे समझ में आ गई। अब राइट ए रीड बी, राइट तो हो रहा है लेकिन राइट ए को कर रहा है, ये रीड बी को कर रहा है, तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। बिकॉज अगर आप देखो तो जो दोनों डेटा आइटम है वो सेपरेट डेटा आइटम है। यहां भी रीड ए कर रहा है लेकिन राइट बी को कर रहा है, तो सेपरेट डेटा आइटम है, कोई लेना देना नहीं है आपस में, तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। फिर अगर इसकी बात करें राइट ए राइट बी, राइट ए को कर रहा है और दूसरा ट्रांजेक्शन राइट बी को कर रहा है, तो दोनों ही कैसे हैं, सेपरेट डेटा आइटम है, सेपरेट वेरिएबल है, तो ये भी आपका नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। तो बट ऑब्वियसली इतनी चीजें मुझे समझ में आ गई, ये सारे के सारे ऑपरेशंस नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए। तो कॉन्फ्लिक्टिंग कौन सा है, रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए एंड राइट ऑफ ए। और बाकी रीड ऑपरेशन कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता है, और अगर आप सेपरेट डेटा आइटम पे रीड राइट परफॉर्म करोगे तो वो भी आपका नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर कहलाएगा या नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब समझो, तो कोई भी शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कब होगा, तो टू शेड्यूल, ये देखो ये हमारे जितने भी थे हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस देखे हैं, ठीक है, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन देखे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन केवल क्या मिले, ये तीन मिले मुझे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। इसको आप डिवाइड कर दो, ये पहला है नॉन कॉन्फ्लिक्ट, इसको सेकंड मान लो, ये है आपका कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो थर्ड है ये आपका नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड जो आपका ग्रुप दिख रहा है वो आपका नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, और सेकंड जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स हैं। चलिए आगे बात समझते हैं। अब बेटा यहां तक मुझे चीजें क्लियर हो गई हैं, यहां तक बातें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब अगर हम समझें तो कोई भी शेड्यूल जो है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कब कहलाएगा, समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कब कहलाएगा। सो टू शेड्यूल्स आर सेट टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट if the order of any two conflicting operation is the same in both of the schedules. दो शेड्यूल गिवन है, सपोज दैट S1 एंड S2, वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट तब होंगे इफ जो आपके कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस है उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि टू शेड्यूल्स आर सेट टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट इफ द ऑर्डर ऑफ एनी टू कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, एनी टू कॉन्फ्लिक्टिंग, और कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कौन से हैं, इस सेकंड वाले जो है वो आपके कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस है। तो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस के ऑर्डर सेम हैं देन बोथ द शेड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, ठीक है। देन इट शुड ओबे द फॉलोइंग रूल्स। पहला, बिलोंग्स टू टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, दोनों जो ऑपरेशंस हैं वो दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी वर्किंग ऑन द सेम डेटा, डेटा सेम होना चाहिए, शेयर्ड होना चाहिए, और वेरिएबल एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेशन शुड बी राइट, और पक्का है कि कम से कम एक ऑपरेशन तो राइट होगा तभी कॉन्फ्लिक्टिंग होगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कौन सा कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है आपके पास, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट, और बट ऑब्वियस है ये रीड ऑफ ए होगा और राइट ऑफ ए होगा तभी आपका कॉन्फ्लिक्टिंग होगा सेम डेटा पे, और ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन को बिलोंग करना चाहिए, ये भी बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट, बिलोंग्स टू टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन, सो these operations belong to two different transactions T1 and T2, they should be working on the same data, they are working on the same data A or the same variable, at least one of the operations should be right, अब one operation right है, at least one, दोनों right हो जाए तो कोई बात नहीं,
ये 3 कॉन्फ्लिक्टिंग आपके ऑपरेशंस हो गए। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, यहां मेरे पास 3 शेड्यूल्स गिवन है बेटा, एक है S1, एक है S2 और एक है S3। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जो S1 है, S2 है और S3 है, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है। चलिए यहां देखते हैं। सबसे पहले बच्चे हम S1 शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। जो S1 शेड्यूल दिख रहा है, देखो अभी T1 ट्रांजेक्शन है, T2 ट्रांजेक्शन है, T3 है। ठीक है, या ऐसा आपको दिया हुआ है, मतलब ये T1 ट्रांजेक्शन में रीड 1x है, T2 ट्रांजेक्शन में राइट 2x है। ठीक है, T2 ट्रांजेक्शन हो गया और T3 में रीड 1y है। तो तीनों जो ऑपरेशंस दिख रहे हैं, रीड, राइट और रीड, ये तीनों अलग अलग ट्रांजेक्शन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है मुझे? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए अब बेटा अगर हम देखें तो यहां सबसे पहले आपको चेक करना है कि इस सारे के सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं। S1 शेड्यूल की मैं बात कर रहा हूं, तो अलग अलग ट्रांजेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। पहला रूल मेरा यही कहता है, पहला रूल क्या है, बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट ट्रांजेक्शंस, तो दे आर बिलोंग्स टू डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, सेकंड में देखूंगा, दे शुड बी वर्किंग ऑन द सेम डेटा, दे आर वर्किंग ऑन द सेम डेटा। जो T1 T2 है तो सेम डेटा पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड रूल मेरा क्या बोलता है, एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेशन शुड बी राइट या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये रीड 1 है और दूसरा राइट है और डेटा भी सेम है, डेटा भी सेम है, तो इट मींस इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग। और जो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर बना वो क्या बना, R1W2। अब ये देखो मेरा कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर क्या बन गया, R1W2। अब इसके नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, एडजेसेंट चेक करेंगे हम। एडजेसेंट नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एक्स पे काम कर रहा है वाई पे। ये पक्का है कि आपका कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल से क्या होना चाहिए, देखो two schedules are said to be conflict equivalent if the order of any two conflicting operation is the same in both of those schedules and it should obey the following rules। ये रूल्स फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल तो फॉलो हो नहीं रहा बिकॉज यहाँ पर डेटा आइटम डिफरेंट है। तो इसका मुझे जो कॉन्फ्लिक्ट पेयर मिला वो मिला R1W2, या जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन मिला वो क्या मिला, R1W2। चलो S2 की देखते हैं बेटा। अगर मैं S2 की बात करूं तो S2 में पहला है read1y और read1x। ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है बिकॉज यहाँ जो डेटा आइटम है या जो वेरिएबल है वो डिफरेंट है। T1 और T2 में तो कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं मिला। अब T2 T3 में देखते हैं एडजेसेंट में, तो यहाँ देखो ये read1x है, R1x है और ये W2x है। ठीक है, तो रीड और राइट हो गया, डेटा भी सेम हो गया। तो यहाँ मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग क्या पेयर क्या मिला, R1W2, R1W2। चलिए अच्छी बात है। S3 की बात करते हैं। S3 में देखो T1 और T2 जो है ना, वो आपका सेम डेटा पे काम नहीं कर रहा, तो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। T2 T3 पे देखो तो राइट रीड एंड डेटा सेम है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग तो है। पेयर क्या बना, W2R1। ठीक है, W2R1। अब समझना, अब रूल क्या है, रूल ए है कि two schedules are said to be conflict equivalent if the order of any two conflicting operation is same। अगर ऑर्डर सेम है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का, तभी जो शेड्यूल्स हैं, दो शेड्यूल्स हैं, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कहे जाएंगे। तो यहां अगर मैं देखूं तो जो S1 है और S2 है उसके कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस क्या है, R1W2, और इसका भी है R1W2। तो अगर आप यहां देखो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं उनका जो सीक्वेंस है बिल्कुल सेम है। ये तो बात है ना, जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है वो क्या है, इज द सेम, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन सेम है। तो इसका मतलब S1 is conflict equivalent to S2। S1 is conflict equivalent to S2, but S1 and S3 are not conflict equivalent, not conflict equivalent। क्यों, क्योंकि R1W2 है, यहाँ W2R1 है। ठीक है, यहाँ रीड के बाद राइट हो रहा है और यहाँ राइट के बाद रीड हो रहा है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर से रूल समझो, टू शेड्यूल्स आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट इफ द ऑर्डर ऑफ एनी टू कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इज द सेम। ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, रीड के बाद राइट, तो यहाँ देखो रीड के बाद राइट, रीड के बाद राइट, इसलिए S1 एंड S2 आर कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ बात मुझे समझ में आ गई कि जो S1 और S2 है वो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, लेकिन S2 और S3 ये भी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ रीड के बाद राइट है, यहाँ राइट के बाद रीड है। तो S2 एंड
S3 आर ऑल्सो नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, जैसे S1 और S3 भी नहीं है, तो केवल जो कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट मुझे मिला वो S1 एंड S2 मिला। तो यहां तक बातें मुझे समझ में आ गई। अब बात समझते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, अभी देखा आपने ट्रांजेक्शन्स को देने का तरीका कैसा था, T1 T2 T3। अब रियल शेड्यूल्स में ट्रांजेक्शन जो ऐसे ऑपरेशंस गिवन रहते हैं उसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो यहां हमारे पास समझते हैं, आर द फॉलोइंग टू शेड्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, ये जो आपका शेड्यूल गिवन है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले जो ऑपरेशन सबसे पहले हो रहा होगा उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ T1 देखो, T1 का R1 ये सबसे पहले हो रहा है, ये आपका टाइमलाइन है। तो टाइमलाइन में जो भी आपको सबसे पहले दिखे वो ऑपरेशन सबसे पहले हो रहा है। तो T1 का रीड ऑफ ए जो है वो सबसे पहले हो रहा है। तो इसको चेक करोगे तो किसके साथ चेक करोगे, T2 के साथ। बट ऑब्वियस है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट किससे देखोगे, दूसरे ट्रांजेक्शन से देखोगे ना, तो आप कॉन्फ्लिक्टिंग कहना चाहिए पेयर बना पाओगे या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन बना पाओगे। तो R1 ए को मैं चेक करूंगा, चेक करने का तरीका R1 ए आया, यहाँ देखो R2 ए, अब कितने भी लोग रीड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्टिंग तो नहीं है। लेकिन W2 ए तो मिल गया मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग, रीड है और यहाँ राइट मिल गया, तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर रीड के बाद राइट मिल जाए या राइट के बाद रीड मिल जाए या राइट के बाद राइट मिल जाए तो कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। तो मुझे पहला कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मिला S1 का, या ऑपरेशन मिला R1 ए कॉमा W2 ए। चलिए ये बात मुझे समझ में आ गई, पहला पेयर, ठीक है, ये आपका क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, ठीक है, या कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। दूसरी बात करेंगे, दूसरा क्या है, ये W1 ए, टाइमलाइन में यही पहले एग्जीक्यूट हुआ है ना, तो W1 ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, W1 को मैं किससे चेक करूंगा, इससे चेक करूंगा। तो W1 के बाद देखो रीड है, तो राइट के बाद रीड तो कॉन्फ्लिक्टिंग तो है, अगर राइट के बाद रीड है तो कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो मिल गया मुझे पहले W1 ए और रीड ऑफ ए, ठीक है। और ये क्या करेगा, चेक करने का तरीका ये है कि आप क्या करोगे, अगर मान लो मैं W1 ए को चेक कर रहा हूं तो दूसरे ट्रांजेक्शन में उसके नीचे हम सारे के सारे जितने भी ऑपरेशंस होंगे सबसे चेक करेंगे, ध्यान रखना। तो मैंने पहला चेक किया इससे, अब W1 ए को उसके बाद वाले से चेक कर रहा हूं, W1 W2 ए मतलब राइट ऑफ ए, और फिर राइट के बाद राइट मिल गया, राइट के बाद राइट मिले तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, हमने डिस्कस किया है। देखो यहाँ ये देखो ये तीनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट, तीनों ही कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो बट ऑब्वियस है, अब जो आपको मिला W1 ए और W2 ए, ये आपके कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो गए। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात है चेक करने की, अगर आप देखो तो किसको चेक करोगे, अब T2 को अगर आप चेक करते हो, रीड ऑफ 2A, ये देखो आप R2 ऑफ A, ठीक है, इसको चेक करोगे, क्योंकि अब इन दोनों ऑपरेशंस के बाद किसका नंबर आएगा, सबको चेक करना है, इसका नंबर आएगा, थर्ड वाले को चेक कर रहा हूं। तो बट ऑब्वियस है T2 का अगर ये ऑपरेशन है तो T1 से चेक होगा, लेकिन ध्यान रखना इस ऑपरेशन के नीचे वाले ऑपरेशन को ही केवल चेक करोगे आप। तो R2A को इसके नीचे वाले ऑपरेशन से चेक करोगे T1 में, तो T1 में मैं चेक करूंगा तो R2 के बाद रीड 1, और ये B है, ये A पे काम कर रहा है, B पे काम कर रहा है, दोनों B है, तो अलग अलग डेटा है, सेपरेटेड डेटा है, तो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। फोर्थ नंबर पे इसका चांस आएगा, इसको देखेंगे, तो राइट ऑफ ए है और इसके बाद कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इसके नीचे चेक करेंगे, ये रीड ऑफ बी है और राइट ऑफ बी है, दोनों डेटा सेपरेट हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। अब उसके बाद नंबर किसका आएगा, फिफ्थ इसका और सिक्स इसका, राइट ऑफ बी। अब फिफ्थ को चेक करने के लिए इसके नीचे कुछ होना चाहिए ना, T2 के पास नहीं है, इसको चेक करने के लिए इसके नीचे कुछ होना चाहिए, नहीं है, तो ये दोनों ही आपके कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो सकते हैं। तो आपके पास टोटल जो पॉसिबिलिटीज आई यही कॉन्फ्लिक्टिंग पॉसिबिलिटीज आई, यहां मुझे समझ में आ गया, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसको चेक करते हैं। सबसे पहले रीड 1 ट्रांजेक्शन T1 का रीड ए चल रहा है, रीड ए को मौका मिला, ठीक है, रीड ए ऑपरेशन को, तो रीड ए को चेक करेंगे T2 से। अब उसके नीचे चेक करेंगे तो यहां देखो रीड का रीड है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, लेकिन रीड के बाद राइट है, रीड के बाद राइट है, तो ये आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है, कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना,
यहाँ थोड़ा सा चेंज है, जस्ट में एक मिनट, इसको क्या कर दो, इनके सारे के सारे ऑपरेशंस को आप कंफ्यूजन दूर करो, राइट रीड वन कर दो, W1 कर दो, ठीक है, और यहाँ R1 और एक W1 मान लो, इसको R1 मान लो और इसको W1 मान लो, ठीक है, जिससे कि इसके जैसा ही दिखे आपको, ठीक है। इसको सॉरी ये T2 का है तो इसको R2 ले लो और इसको W2 ले लो, बस इतना आपको चेंज करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे रीड वन ए है और ये रीड टू ए है, तो रीड रीड कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन रीड का W2A, रीड के बाद राइट मिल गया तो कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो क्या मिलेगा R1A और एक कॉन्फ्लिक्टिंग क्या हो गया W2A, ठीक है। अब इसके बाद आप किसको चेक करोगे, राइट ए को, राइट ए के बाद आपको W1A का R2A के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो W1A और कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हो गया R2A, फिर राइट का राइट के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो W1A का W2A के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। अब इसके बाद है रीड वन बी, और यहाँ डेटा कैसे हैं, ए पे है, ए बी पे काम कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, W1B यहाँ ए पे है तो ये सेपरेटेड डेटा है तो कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा। फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर इनको मौका मिला, अब फिफ्थ नंबर पे इसको मौका मिलेगा, लेकिन इसके नीचे वाले कोई भी T1 के ऑपरेशन है ही नहीं, इसके नीचे वाले भी T1 के कोई भी ऑपरेशन नहीं है, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो फिफ्थ और सिक्स चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस मिले या कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स मिले यही मिले। अब देखो यहाँ सबका ऑर्डर सेम है या नहीं, रीड वन ए राइट टू ए, रीड वन ए राइट टू ए सेम है, राइट के बाद है रीड, यहां भी राइट के बाद ये रीड है, सेम है, यहां राइट के बाद राइट है, यहां राइट के बाद राइट है, इसलिए सारे ऑर्डर सेम है। क्लियरली बोथ द शेड्यूल्स S1 एंड S2 हैविंग द सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर के किसके हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर के, सो वी कंक्लूड दैट S1 and S2 are conflict equivalent schedules. These schedules are conflict equivalent. तो कुछ ऐसे हम conflict equivalent schedules निकालते हैं। तो होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा।